सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित इस ऑनलाइन कक्षा में एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान पार्ट 2 जो हमारा चल रहा था मानव तंत्र, इस मानव तंत्र का जो अगला टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र, इस अगले तंत्र के बारे में अपन बात करते हैं। पिछले तंत्र में हमने परिसंचरण तंत्र की सहायता से मानव शरीर में पचित भोज्य पदार्थ व गैसीय पदार्थों को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने के कार्य को हमने समझा। अब हम बात करते हैं भोजन के पाचन के दौरान जो अपशिष्ट पदार्थ बनता है। हमारे शरीर में वैसे तो अपशिष्ट पदार्थ बहुत से बनते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसका नाम है यूरिया। मानव शरीर में मुख्य रूप से अपशिष्ट पदार्थ जो बनता है उसका नाम है यूरिया, जिसको हम मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। तो उसके लिए एक तंत्र उपस्थित होता है, उस तंत्र को हम कहते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र। इंग्लिश में यदि बोला जाए तो एक्सक्रिएटरी सिस्टम। तो एक्सक्रिएटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र के बारे में अपन बात करते हैं। आइए हम बात करते हैं उत्सर्जन तंत्र के बारे में। इंग्लिश में इसे कहा जाता है एक्सक्रिएटरी सिस्टम। नाम से पता चलता है एक्सक्रिएटरी का मतलब उत्सर्जित करना अपशिष्ट पदार्थों का। उत्सर्जन तंत्र का अर्थ है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की व्यवस्था। यदि आपको पूछ ले उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं, तो उत्सर्जन तंत्र की परिभाषा होगी मानव शरीर से या जीव जंतुओं से अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया। चाहे वो अपशिष्ट पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हो यानी गैसीय पदार्थ युक्त हो, चाहे वो अपशिष्ट पदार्थ भोजन के पाचन से संबंधित युक्त हो, चाहे वो अपशिष्ट पदार्थ नाइट्रोजन अपशिष्ट हो, तो उन सभी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। और इस उत्सर्जन की प्रक्रिया में जो जो अंग सम्मिलित होता है, जिन जिन अंगों का इसके अंतर्गत सम्मिलित अपन जिनको करेंगे, उन अंगों को सम्मिलित रूप से कहेंगे उत्सर्जन तंत्र। तो उत्सर्जन मानव शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। इस उत्सर्जन की प्रक्रिया के अंतर्गत जो जो अंग सम्मिलित होते हैं, उन अंगों को सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र के नाम से जाना जाता है। अतः उत्सर्जन शरीर की वह व्यवस्था है जिसमें शरीर की कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को बाहर निकाला जाता है। तो शरीर की कोशिकाओं द्वारा जो अपशिष्ट है उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। कोई भी प्राणी उपापचय प्रक्रिया, मैंने आपको पहले बता दिया, उपापचय प्रक्रिया भोजन के पाचन और उसके ऑक्सीकरण से संबंधित है, जिसमें एक में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, दूसरे में ऊर्जा का संग्रहण होता है। तो ऊर्जा का अवशोषण संग्रहण जिसमें एक ऑक्सीजन जुड़ता है और दूसरे में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, इन दोनों क्रियाओं को हम उपापचय प्रक्रिया कहते हैं। द्वारा अपशिष्ट पदार्थ जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का क्या होता है? निर्माण होता है। तो ध्यान रखना, मानव शरीर में जो उपापचय प्रक्रिया होती है, उस उपापचय प्रक्रिया के दौरान अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, हम जो अमीनो अम्ल का उपयोग करते हैं वो आगे जाकर अमोनिया में बदलता है, अमोनिया आगे जाकर यूरिया में बदलता है, यूरिया आगे जाकर यूरिक अम्ल में बदलता है। तो ये नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ है। और कार्बन डाइऑक्साइड, इनका हमने जो निवारण है, जो निपटारण है, वो हमने श्वसन तंत्र के अंतर्गत पढ़ लिया था, जिसमें कोशिकाएं फेफड़ों के माध्यम से वापस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेजने में, वायुमंडल में भेजने का कार्य करती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने के लिए कोई एक अन्य अलग से तंत्र उपस्थित नहीं है, वो श्वसन तंत्र के अंतर्गत आ जाता है। वही अपशिष्ट पचित भोजन के बाद जो अपशिष्ट भोजन बचता है अपने शरीर में, तो उस अपशिष्ट भोजन को भी हमने मलाशय में स्टोर किया था, फिर गुदा द्वारा उसको बाहर निकाल देते हैं ना। पाचन तंत्र के अंतर्गत हमने अपशिष्ट भोजन का भी निपटारण कर लिया, CO2 का श्वसन तंत्र के अंतर्गत निपटारण कर लिया। अब बचा है नाइट्रोजन अपशिष्ट, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल। उनका हम क्या करेंगे? निपटारण जो है एक अलग तंत्र के माध्यम से करेंगे। उस तंत्र का नाम है नाइट्रोजनी उत्सर्जन तंत्र। इन अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन एक अत्यंत ही आवश्यक क्रिया है, अन्यथा ये विशेष रूप से नाइट्रोजन अपशिष्ट प्राणी शरीर में अविष के समान। ध्यान रखना, ये जो नाइट्रोजन अपशिष्ट है, यदि इनका स्टोर अधिक समय तक मानव शरीर में रहा तो ये अविष के रूप में, जहरीले पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन फेफड़ों के माध्यम से हमने कर लिया था। तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन फेफड़ों के माध्यम से हमने CO2 का जो उत्सर्जन है वो फेफड़ों के माध्यम से कर लिया था। अब संचित जो नाइट्रोजन अपशिष्ट है, कौन कौन से नाइट्रोजन अपशिष्ट, जिसमें अपन ने लिया था यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया के उत्सर्जन है, तो एक विशेष तंत्र के लिए उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है, कार्य करता है।
इस तंत्र में वृक्क मुख्य भूमिका निभाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, क्वेश्चन आपको पूछ ले मानव उत्सर्जन तंत्र का मुख्य भाग, मुख्य अंग कौन सा है? वृक्क। ध्यान रखना, वृक्क को हम इंग्लिश में किडनी कहते हैं, तो हम जिसको किडनी कहते हैं वही वृक्क है, और इसको हम सामान्य भाषा में गुर्दे भी कहते हैं। तो गुर्दे हम जिसे कहते हैं वही आपका क्या है? वृक्क है। तो किडनी बोल दे, गुर्दे बोल दे, ये सभी जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं? मानव शरीर के वृक्क के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान रखना, मानव शरीर में उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग आपको पूछ ले तो वो कौन होगा? वृक्क, जिसे हम किडनी कहते हैं, और किडनी को हम सामान्य भाषा में गुर्दे कहते हैं, ये ध्यान रखना है। तो मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? किडनी। और किडनी ही हमारे पूरे शरीर में रक्त को छानने का काम करती है। ध्यान रखना, कई बच्चे जो है वो रक्त को छानने के लिए हृदय अंग का प्रयोग करते हैं, लेकिन हृदय रक्त को छानता नहीं है। हृदय रक्त को पंप करने का काम करता है पूरे शरीर में, लेकिन रक्त को छानने का काम, रक्त को, ब्लड को फिल्टर करने का काम कौन करता है? हमारे शरीर में किडनी करता है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजनीय अपशिष्ट 3 प्रकार के होते हैं। देखो, नाइट्रोजनीय अपशिष्ट के आधार पर या नाइट्रोजनीय अपशिष्ट के उत्सर्जन के आधार पर जीवों को 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान रखना, नाइट्रोजनीय अपशिष्ट के उत्सर्जन के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला, अमोनिया का जो उत्सर्जन करते हैं उन्हें कहा जाता है अमोनोटेलिक। क्या कहा जाता है? अमोनोटेलिक, या अमोनियसर कह सकते हैं। तो ध्यान रखना, पहला पॉइंट हो जाएगा अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक वे जंतु होते हैं जो नाइट्रोजनीय अपशिष्ट के रूप में किसका उत्सर्जन करते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। तो अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जीव जंतु क्या कहलाते हैं? अमोनोटेलिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अमोनोटेलिक। तो अमोनिया उत्सर्जन, अमोनियसर प्रक्रिया अमोनोटेलिज्म के द्वारा संपन्न होता है। इसके अंतर्गत ध्यान रखना, अस्थिल मछलियाँ, जितनी भी अस्थिल मछलियाँ हैं, छिछले पानी की मछलियाँ, वो सभी अमोनिया का उत्सर्जन करती है। जितने भी उभयचर जंतु, उभयचर के अंतर्गत मेंढक आता है, उभयचर के अंतर्गत मगरमच्छ आता है। तो मगरमच्छ ले लो चाहे मेंढक ले लो, उभयचर वे जीव जंतु होते हैं जो पानी तथा स्थल, जल तथा स्थल दोनों जगह पर रह सकते हैं। तो उभयचर ले लेते हैं, जलीय कीट ले लेते हैं, जो जल में रहने वाले कीट, अस्थिल मछलियाँ, ये सभी जो है वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं नाइट्रोजनीय अपशिष्ट के रूप में। इसलिए इन जीवों को अमोनोटेलिक जीव कहा जाता है। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अमोनिया का उत्सर्जन करने के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। ये भी पॉइंट याद रखना, ध्यान रखना, ये जलीय जीव अमोनिया का ही उत्सर्जन क्यों करता है? क्योंकि अमोनिया के उत्सर्जन के लिए सबसे ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है। तो सबसे ज़्यादा जल की आवश्यकता अमोनिया के लिए होती है, इसलिए जलीय जीव जो है वो अमोनिया का उत्सर्जन नाइट्रोजन अपशिष्ट के रूप में करते हैं। अब दूसरा प्रकार पढ़ते हैं हम यूरिया। यूरिया, जो जीव नाइट्रोजन अपशिष्ट के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करता है उन्हें यूरियोटेलिक कहा जाता है। किस नाम से जानते हैं? यूरियोटेलिक कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ ले, दूसरा नाइट्रोजनीय अपशिष्ट के आधार पर जीव का प्रकार कौन सा है? यूरियोटेलिक। नाम से बदल देता है। यूरियोटेलिक का मतलब जो नाइट्रोजनीय अपशिष्ट के रूप में किसका उत्सर्जन करता है? यूरिया का उत्सर्जन करता है। तो जो नाइट्रोजनीय अपशिष्ट के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करता है वो सभी यूरियोटेलिक होता है, और मानव इसी के अंतर्गत आता है। तो जितने भी स्तनधारी, स्तन को धारण करने वाले जीव जंतु है, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे शेर हो, चीता हो, मानव हो, गाय हो, भैंस हो, जितने भी स्तनधारी जीव जंतु है, स्तन के द्वारा शिशुओं का पोषण करने वाले जंतु है, उन सभी स्तनधारियों में नाइट्रोजन अपशिष्ट के रूप में यूरिया का उत्सर्जन होता है। समुद्री मछलियाँ, ध्यान रखना, जो भी स्तनधारी समुद्री मछलियाँ है, जैसे वेल मछली हम कह सकते हैं, डॉल्फिन मछली हम कह सकते हैं, ये जो मछलियाँ है वो यूरिया का उत्सर्जन करती है। कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जित अमोनिया को यकृत यूरिया परिवर्तित करता है, जिसे वृक्कों द्वारा निस्पंदन कर उत्सर्जित कर दिया जाता है। ध्यान रखना, हमारे शरीर में, मैंने आपको पहले ही बता दिया, अमीनो अम्ल का जो पोषक तत्व पदार्थ उपयोग करते हैं उसका पाचन यकृत के अंदर होने के बाद अमोनिया बनता है। अमोनिया को यकृत जो है वो यूरिया में बदलता है, और यूरिया रक्त के माध्यम से किडनी में आता है, और किडनी उसका निस्पंदन करती है, उसको फिल्टर करके उस यूरिया को रक्त से अलग करके शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती हैं। तो यूरिया का उत्सर्जन करने वाले जीव क्या कहलाएंगे? यूरियोटेलिक। और अंतिम जीव का प्रकार है यूरिकोटेलिक। क्या कहेंगे अपन? यूरिकोटेलिक।
तो यूरिकोटैलिक किसे कहेंगे? वे जीव जंतु जो नाइट्रोजन अपशिष्ट के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। तो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करने वाले जीव जंतु क्या कहलाते हैं? यूरिकोटैलिक कहलाते हैं। अब ध्यान रखना, यूरिकोटैलिक जो है वो मुख्य रूप से वे जीव जंतु, अब ध्यान रखना यूरिकोटैलिक में जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है, यूरिक अम्ल के लिए सबसे कम जल की आवश्यकता होती है, यानी यूरिक अम्ल का जो उत्सर्जन है वो कम जल की उपस्थिति में भी हो सकता है। इसलिए जिन जीवों को कम जल उपलब्ध हो पाता है वो ही जीव यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पक्षी हम जानते हैं कि हवा में विचरण करते हैं, उनको बार बार यदि अमोनिया और यूरिया का उत्सर्जन यदि उनमें होता तो बार बार उनके शरीर में जल की कमी होने के दौरान उनको बार बार सतह पर आना होता, और सतह पर शिकार करने की जो प्रवृत्ति है, शिकारी जो है वो उनका आसानी से शिकार कर लेते थे, तो उनका ज़्यादातर समय आकाश में ही व्यतीत हो, इसके लिए यानी कि उनको कम जल के द्वारा ही वो नाइट्रोजन अपशिष्ट का उत्सर्जन कर ले, इसके लिए उनके अंदर कौन सा नाइट्रोजन अपशिष्ट उपस्थित होता है? यूरिक अम्ल। तो पक्षियों के अंदर यूरिक अम्ल होता है, सरीसृपों के अंदर यूरिक अम्ल होता है, कीटों के अंदर, जलीय कीट पूछे तो अमोनिया है, लेकिन कीट आपको पूछे तो यूरिक अम्ल, अमोनिया को यूरिक अम्ल। अब यकृत का काम क्या है? यकृत ने अमीनो अम्ल को अमोनिया बदला, अमोनिया को यूरिया बदला, और यूरिया को वो किस में बदल देगा? यूरिक अम्ल में बदल देगा। यूरिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। यूरिक अम्ल को अत्यंत कम जल के साथ उत्सर्जित किया जा सकता है, ध्यान रखना। कोलिका व पेस्ट के रूप में किया जाता है। ऐसे जीवों को यूरिक अम्ल कहा जाता है। तो आपने देखा होगा कई बार पक्षियों के से एक गाढ़ा पदार्थ कभी कभी स्त्रावित होता है, और वो गाढ़ा पदार्थ जो है वो यूरिक अम्ल है, जो कि नाइट्रोजन अपशिष्ट के रूप में पक्षी सरीसृप क्या करता है? स्त्रावित करता है, क्योंकि उसके लिए सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। तो नाइट्रोजन अपशिष्ट के उत्सर्जन के आधार पर जीवों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला कौन सा प्रकार है? अमोनोटैलिक, अमोनिया का उत्सर्जन, यूरियोटैलिक, यूरिया का उत्सर्जन, यूरिकोटैलिक, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन। तो ये 3 प्रकार के जीवों को हमने नाइट्रोजन अपशिष्ट के आधार पर बांटा है। अब आता है इस टॉपिक से रिलेटेड गृह कार्य। सबसे पहला गृह कार्य प्रश्न बनता है उत्सर्जन किससे कहते हैं? तो नॉर्मल परिभाषा उत्सर्जन मैंने आपको बता दी है। दूसरा है नाइट्रोजनी अपशिष्ट के उत्सर्जन के आधार पर जीवों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया? अभी मैंने समझाया आपको 3 भागों में बांटा गया है। वो तीनों भागों के नाम लिखना है, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक। और लास्ट प्रश्न है उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा? अंग का नाम बताना जो उत्सर्जन तंत्र में भाग लेता है। तो यहाँ तक आप सभी को ये गृह कार्य वीडियो को ध्यान से समझकर पूरा करना है। धन्यवाद।